हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था कि कार्बन के यौगिक के विषय में पढ़ा था और क्रियात्मक समूह, समजातीय श्रेणी, कई टॉपिक हमने उसमें कवर किए थे। अब आगे के टॉपिक हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। और मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि ये चैप्टर अगर आप 11th में साइंस लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, तो ये वहां भी आपको बहुत काम आने वाला है। इसमें जो आप चीजें सीखेंगे वो आगे वहां तक कंटिन्यू रहेंगी, इसीलिए आप इनको यहीं से सीख करके अपनी जड़ मजबूत करके जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। आज हम इसमें देखेंगे बच्चों के जो कार्बन के यौगिक हैं उनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है, उनको किस तरीके से नाम दिया जाता है। इसके लिए हमें निम्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले हमें जिस भी यौगिक का नामकरण करना है उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने कार्बन परमाणु उसमें मौजूद हैं। दूसरा, प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। फिर देखेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है। प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की बात हमने पिछले वीडियो में करी थी कि ये क्या होते हैं और कितने टाइप के ये थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देखिए और उनको अच्छे से समझिए। उसके बाद ये जो प्रकार्यात्मक समूह है इनको पूर्व लग्न या अनुलग्न में इनको लिखेंगे। तो ये पूर्व लग्न क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है। पूर्व लग्न मतलब किसी से पहले और अनुलग्न मीन्स बाद में। अब ये क्या है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई, इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर एक कार्बन परमाणु होता है किसी श्रृंखला में, उसको क्या कहते हैं, मेथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए व्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। इन सब का हम प्रयोग करेंगे। अभी ये चीजें आपको थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी। अभी हम आगे चलते हैं और आगे इनको उदाहरण के द्वारा अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो देखिए, जैसे ये हैं यौगिकों के प्रकार, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब यौगिकों के प्रकार हैं। अब हेलो एल्केन में क्या करेंगे, पूर्व लग्न में क्लोरो, ब्रोमो आदि हम लगा देंगे। हेलो का मतलब यही होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन वाला जो ग्रुप है वो हेलो कहलाता है। तो देखिए इसमें है ये, सबसे पहले हमने कही थी इसका मान लो ये कोई यौगिक दिया है और इसका हमें नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए हमने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, सबसे पहले कार्बन देखेंगे कि वहां कितने हैं। तो इसमें कार्बन है 1, 2, 3। कितने कार्बन है इसमें, 3, यानी कि सी कितने हैं, 3। फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगा है। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, Cl, यानी कि Cl के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरो, और Br अगर होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो, और I अगर होगा आयोडीन वाला तो हम इस्तेमाल करेंगे आयोडो। तो यहाँ पर कौन सा है, क्लोरो, Cl, क्लोरीन वाला इसमें ग्रुप है। तो बच्चों अब इसका किस तरीके से नामकरण करना है। इसमें 3 कार्बन परमाणु हमने देख लिए, तो 3 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। 3 के लिए हमने पीछे बताया था प्रोप। 1 के लिए मैथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे प्रोप, हमने लिख दिया प्रोप। अब क्योंकि यहाँ पर सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल तो है नहीं, तो एक तरीके से प्रोपेन का वो हो जाएगा ये। अब इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, Cl ग्रुप। तो जब क्लोरो ग्रुप जुड़ा होता है तो हम इसको पूर्व लग्न में लगाते हैं। पूर्व लग्न मीन्स इससे पहले। तो हम इसको देखिए यहाँ पे लगा देंगे क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड था इसीलिए हमने प्रोपेन वर्ड एन लगाया है, क्योंकि ये कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अब देखिए, अगर यहीं पे Br लगा होता तो ये हो जाता ब्रोमोप्रोपेन, आई लगा होता तो आयोडोप्रोपेन। अब इसी को, ये देखिए नीचे दिया भी है ये, इसमें भी इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन परमाणु काउंट करेंगे। 1 2 3, 3 है तो 3 पे प्रोप आता है, प्रोपेन। अब Br ग्रुप लगा है तो ये हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। अब दूसरा यौगिक लेते हैं, दूसरा एल्कोहल। एल्कोहल यौगिकों में किस प्रकार से क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले वही नामकरण करने के लिए कार्बन के परमाणु काउंट करेंगे, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 पर क्या हो जाएगा, वही प्रोपेन, 3 पर प्रोपेन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें कार्यात्मक समूह कौन सा लगा है, प्रकार्यात्मक समूह OH, यानी कि OH एल्कोहलिक समूह भी कहते हैं इसको, या हाइड्रोक्सिल समूह भी कहते हैं। तो बच्चों, अगर OH ग्रुप कार्यात्मक समूह के रूप में मौजूद है तो हम नामकरण के लिए उसमें OL ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑल, तो इसका नाम ऑल लगाएंगे इसमें, ये ऑल। और इसको कहाँ लगाएंगे, अनुलग्न में। अनुलग्न यानी कि सफिक्स, यानी कि इससे, ये तो पहले लगाया था हमने और ये इससे बाद में लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा, देखिए, प्रोपेन प्लस ऑल। ये प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन थे तो प्रोपेन कर दिया। अब OH ग्रुप लगा है इसलिए ऑल लगा दिया, तो इसका नाम प्रोपेन प्लस ऑल, तो शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल। इसका जब हम संधि कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने ये 4 का ले लिया, 1 2 3 4, 4 ले लिए कार्बन, और इसमें यहाँ पे लगा दिया हमने OH ग्रुप। अब इन सबकी संयोजकताओं को संतुष्ट करेंगे, तो यहाँ पे H, इधर H, इधर H, ये और ये इधर लगा देंगे, और सभी कार्बन की सारी संयोजकताएं संतुष्ट हैं। अब इसका हमें नामकरण करना है, तो नामकरण का पहला स्टेप, कार्बन के परमाणु काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो यह कार्बन के परमाणु कितने हैं, 4 हैं। तो 4 पे क्या होता है, ब्यूट। ये देखिए हम कहाँ से ले रहे हैं, पीछे से ले रहे हैं, हमने पीछे आपको बताया था ये। अगर 4 कार्बन के परमाणु होंगे तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। 1 होंगे तो मेथ, 2 होंगे तो एथ, 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, इसी तरीके से 10 तक हम लेते जाएंगे। तो ये देखिए हमने 4 थे तो 4 के लिए हमने ले दिया यहाँ पे ब्यूट, ब्यूटेन हो गया ये, ब्यूटेन। अब इसमें हमने OH ग्रुप लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस ऑल, ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल। ऐसे 5 कार्बन ले लेंगे तो पेंटेनॉल, 6 ले लेंगे तो हेक्सेनॉल, इस तरीके से ये बनते चले जाएंगे। अब अगला ग्रुप लेते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप। अगर हम इसकी बात करें तो इस CHO ग्रुप जहां लगा होता है, CHO ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं। ये इसका फंक्शनल ग्रुप CHO है। तो इसमें क्या लगाते हैं, Al, अल लगाते हैं, और वो कहाँ लगाते हैं, अनुलग्न में। अनुलग्न में यानी कि जब उसके बाद में आगे। तो देखिए किस तरीके से, मान लीजिए हमने ये सबसे पहले वही इसका नामकरण करना है, तो सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 पे क्या होता है, प्रोप, तो हमने लिख दिया प्रोपेन। अब इसमें क्या लगा दिया, CHO ग्रुप, हमें ये दिख रहा है CH डबल बॉन्ड O, CHO ग्रुप। CHO के लिए क्या लेंगे, अल, तो ये बन जाएगा प्रोपेन प्लस अल, यानी कि प्रोपेनल। ये क्या बन जाएगा, ये प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। ऐसे 4 कार्बन ले लेंगे तो ब्यूटेनल, 5 ले लेंगे तो पेंटेनल, 6 ले लेंगे तो हेक्सेनल। इस तरीके से एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं। आगे देखते हैं। अगला है कीटोन ग्रुप, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन ग्रुप है, इसके लिए हम ओन लगाते हैं, ओन लगाते हैं इसके लिए। अब देखिए ये 1 2 3, इसमें कितने कार्बन हैं, ये 3 हैं। वही पहले कार्बन काउंट करें, 1 2 3, यानी कि यहाँ क्या होगा, प्रोपेन। अब इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है ये, यानी कि कीटोन ग्रुप लगा है ये, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन प्लस ओन, यानी प्रोपेनोन। ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन।
इसी तरीके से 4 लेंगे तो ब्यूटेनॉन, 5 लेंगे तो पेंटेनॉन, 6 लेंगे तो हेक्सेनॉन। अब अगला आया कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा ग्रुप होता है? COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। इसमें भी हम क्या लगा देंगे? इसमें ओइक एसिड या ओइक अम्ल हम इसमें लगा देंगे। और कहाँ लगाएंगे? अनुलग्न में। अनुलग्न यानी कि सफिक्स, यानी कि इसके बाद में। तो पहले हम लिखेंगे 1 2 3। 3 पे कितने हैं? प्रोपेन। प्रोपेन और ये COOH ग्रुप है ये वाला, तो ये इसके लिए ओइक अम्ल लग जाएगा। तो प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। इसी तरीके से 4 एक और कार्बन बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। 5 ले लेंगे तो पेंटेनोइक अम्ल, 6 ले लेंगे तो हेक्सेनोइक अम्ल। इसी तरीके से ये चलते चले जाएंगे। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको नामकरण? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ सबसे पहले कार्बन के परमाणु काउंट करो। कार्बन के परमाणु जितने हों उस आधार पे पीछे से देख लो कि इसमें क्या आएगा मैथ एथ प्रोब्यूट में से। फिर फंक्शनल ग्रुप देख लो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया तो फिर उसके लिए क्या लगाते हैं, जैसे कीटोन ग्रुप के लिए ओन, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ओइक अम्ल, वो। फिर उसके बाद ये जो जितने कार्बन है उसके आधार पे वो लिख के, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए क्या लगाते हैं उसको जोड़ दो, बस हो गया नामकरण। अब बात आती है एल्कीन। एल्कीन यानी कि जहां पे क्या होता है? डबल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या लगाते हैं? अनुलग्न में ईन लगाते हैं। तो ये देखिए, फिर नामकरण करने के लिए इस यौगिक का वही करेंगे, कार्बन गिनेंगे 1 2 3। 3 पे क्या आता है? प्रोप। अब हम इस बार प्रोपेन नहीं ले सकते, इसको क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आते ही अब हम इसमें ईन यूज करेंगे। तो ये यहाँ और कोई तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, केवल कौन सा है? ये डबल बॉन्ड ही यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? प्रोपीन, यानी कि ईन लगा दिया। ऐसे 4 ले लेंगे तो ब्यूटीन, 5 ले लेंगे तो पेंटीन, 6 ले लेंगे तो हेक्सीन, 7 ले लेंगे तो हेप्टीन। इस तरीके से। अब आते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि त्रिआवंत होता है, 3 बॉन्ड होते हैं। इसके लिए क्या लगाते हैं? आइन। इसके लिए हम क्या लगाते हैं? आइन। और आइन कहाँ लगाएंगे? सफिक्स, अनुलग्न में। मतलब पहले कार्बन देखेंगे कितने हैं, तो 3 हैं, 1 2 3। 3 के लिए प्रॉप यूज करते हैं। अब हम प्रॉप के साथ एन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड होता तो इन लगाते, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ क्या लगाएंगे? आइन। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। प्रो प्लस आइन, प्रोपाइन। इसी तरीके से 4 होते तो ब्यूट आइन, 5 होते तो पेंट प्लस आइन, पेंटाइन, 6 होते तो हेक्स प्लस आइन, हेक्साइन। तो बच्चों इसी तरीके से हम इन कार्बन कंपाउंड का नामकरण करते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल आ रहा होगा, उम्मीद करती हूं। आगे चलते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब हम बच्चों कार्बन के जो यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है दहन। दहन क्या होता है? अपने सभी अपर रूपों में कार्बन, बच्चों हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? ये कार्बन के अपर रूप हैं। तो अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है? ऊष्मा एवं प्रकाश और CO2। तो देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। ये कार्बन है, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा या इसका दहन होगा तो ये CO2 देगा और प्रकाश एवं ऊष्मा देगा। एक और इसका उदाहरण लिया, ये कार्बन का यौगिक है मेथेन। इसको जब दहन करेंगे तो ये क्या देगा? CO2 प्लस जल प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त कौन से थे? सिंगल बॉन्ड वाले, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक अलावन था। तो ये कैसे जलते हैं? ये नीली और स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। और जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, असंतृप्त कौन से थे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि द्विआवन और त्रिआवन मौजूद हो। ये काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, मतलब ज्वाला का रंग पीला होगा और काला धुआं भी ये बनाएंगे। कोयले एवं पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। जो कोयले और पेट्रोलियम है
इन ईंधनों में कुछ मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है और सल्फर होती है। और जब हम इनका दहन करते हैं तो इनके दहन से सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं, यानी कि ये पर्यावरण में क्या फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा है ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है KMnO4, अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका सूत्र होता है K2Cr2O7। ये एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये दोनों पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देंगे, यानी कि उसका ऑक्सीकरण कर देंगे। अर्थात ये आरंभिक पदार्थ मतलब ये जो है अविकर्मक, इनमें ऑक्सीजन जोड़ते हैं। इनमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ये देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, एक थी दो हो गई। अतः इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, क्योंकि ये इनमें ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यानी कि क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 ये ऑक्सीकारक है। अगला है संकलन अभिक्रिया। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से थे, जिनके विष में द्विआवन अथवा त्रिआवन होते हैं, ये हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वे हाइड्रोजन जोड़ करके किसमें बदल जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। और इस अभिक्रिया को जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएं और बॉन्ड कम हो जाए, मतलब हाइड्रोजन के जुड़ने से असंतृप्त संतृप्त में बदल जाए, इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाया जाता है। तो उदाहरण क्या है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का बनाया जाना। तो ये देखिए ये वनस्पति तेल हैं, C+C और ये R लगे हैं। तो यहाँ पर बच्चों R क्या है, R को हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल्काइल ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एल्केन है, CH4 मेथेन है, इससे अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो जो CH3 बचेगा तो ये एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। तो क्योंकि इसमें एक कार्बन कंपाउंड है तो इसको बोलेंगे हम मिथाइल ग्रुप बोलेंगे इसको। इसी तरीके से C2H6 ये क्या है, एथेन है। एथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो C2H5 ग्रुप जो बचा है इसको हम कहेंगे इथाइल ग्रुप, इथाइल। तो ये इथाइल मिथाइल, ऐसे ही प्रोपेन से एक निकल जाएगा तो प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो ये इस तरीके से ये क्या कहलाते हैं, एल्काइल ग्रुप कहलाते हैं। तो ये R+C ये क्या है, वनस्पति तेल है, ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और ये निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है इसका। और हाइड्रोजीकरण यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो हाइड्रोजन ये जुड़ गए देखिए, और ये इनके जुड़ते ही जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, इधर एक इससे संतुष्ट थी, एक इससे और 2 इधर, तब इसकी 4 पूरी हुई थी। इसी तरीके से इसकी 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल में बदल गया तो ये हो गई 1 2 3 4, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी कि इसकी कार्बन की चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हैं और इसकी भी चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हैं। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है इसलिए हाइड्रोजनीकरण है। और यहाँ पर निकेल Ni जो है ये उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो बच्चों उत्प्रेरक जो होते हैं ये कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जैसे ये सारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन है, इसमें कभी भाग नहीं लेंगे खुद, बल्कि इस अभिक्रिया के वेग को यानी कि इसकी गति को, स्पीड को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेते, केवल उसके वेग को बढ़ा या घटा देते हैं। अब हम उत्प्रेरक समझ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। मतलब इसमें असंतृप्त होती हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली, और जंतु वसा में संतृप्त होती हैं।
बच्चों, आपने अक्सर विज्ञापन में देखा होगा कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक है, ये लिखा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जंतु वसा होती है उसमें होते हैं संतृप्त वसा अम्ल। जंतु वसा में कैसे होते हैं? संतृप्त वसा अम्ल होते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और जो वनस्पति तेल हैं इसमें कैसे हैं? इसमें असंतृप्त वसा अम्ल हैं। इसीलिए भोजन पकाने में हमको असंतृप्त वसा अम्लों का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होती हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। मतलब जो क्लोरीन है ये हाइड्रोकार्बन से जुड़ जाएगी। संकलन का मतलब जुड़ना होता है। क्लोरीन क्या करती है? एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं उनको एक एक करके हटाती जाती है। प्रतिस्थापन का मतलब ही यही होता है कि किसी परमाणु को हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है कौन? क्लोरीन। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है CH4 मेथेन। इसकी जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या होता है? इसका एक हाइड्रोजन, 4 थे तो एक हाइड्रोजन क्लोरीन ने हटा दिया, CH3Cl खुद बैठ गई एक हाइड्रोजन हटा के और क्या बन गया? HCl। तो ये यहां तो इतनी ही है, लेकिन अगर हम आगे देखते हैं, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, आपकी बुक में तो सिर्फ इतनी ही दी है। ये क्लोरीन आगे भी इन हाइड्रोजन को विस्थापित करती जाएगी। आगे करेगी तो CH3Cl से एक और हटा के CH2 हो जाएगा और एक Cl बढ़ जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। इसी तरीके से ये अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन आपके यहाँ किताब में सिर्फ यहीं तक है। तो इसमें क्या होता है? प्रतिस्थापन में एक हाइड्रोजन का परमाणु क्लोरीन जो है वो हटा करके खुद उसका स्थान ले लेता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक कौन से हैं? एथनॉल और एसिटिक अम्ल दिए हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इथनॉल को, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। अब हम जान चुके हैं C2H5 एल्काइल ग्रुप है, इसको क्या पढ़ते हैं? इथाइल। और OH एल्कोहल ग्रुप है ये, तो इसको हम कहते हैं एथेनॉल। तो है ये, इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल। यानी कि ये इथाइल ग्रुप है और ये एल्कोहल ग्रुप है, तो इसको इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर पर यह कैसे होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। बच्चों, जितने भी ये शराब वगैरह होते हैं उनमें ये मुख्य रूप से पाया जाता है और ये एक अच्छा विलायक है। इसीलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन और कफ के जो सिरप आते हैं और टॉनिक आते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। क्योंकि शराब वगैरह में होता है तो तनु अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा लेने पे ही नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में इसके बड़े पैमाने पर यह प्रचलित है। लेकिन शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है और जब हम इसका लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना चाहिए शराब के रूप में। अब आगे चलते हैं, एथनॉल की अभिक्रिया। तो एथनॉल जो है, इथाइल अल्कोहल, ये किस किस के साथ अभिक्रिया करता है? सबसे पहले देखते हैं सोडियम के साथ इसकी क्या अभिक्रिया है। ये सोडियम है 2Na प्लस 2CH3CH2OH। C2H5OH लिख लो या उसको CH3CH2 लिख लो, बात तो एक ही है। C कितने हो गए? 2 और ये 3 हाइड्रोजन और 2 5 हो गए, तो ये हो गया C2H5। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो जब ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है CH3CH2ONA, इसको हम कहते हैं सोडियम एथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। इसमें भी बच्चों अल्कोहल का रोल है। कैसे? 443 केल्विन तापमान पर जो अल्कोहल को आधिक्य सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, मतलब जब अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा के साथ गर्म करते हैं तो एथनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बनता है? एथीन बनता है। ये देखिए, ये CH3CH2OH, ये क्या है? ये एथनॉल है
और जब इसको गर्म सांद्र H2SO4 की आधिक्य के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? ये एथीन है, एथीन और प्लस जल का निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया में जो H2SO4 है, ये जो इसने क्या करा है, इसने इससे जल निकाला है, तो यह निर्जली कारक का इसने कार्य किया है। यहां पर बच्चों H2SO4 ने क्योंकि जल निकाला है, इसीलिए यहां पर इसने निर्जली कारक का कार्य किया है। अब आगे चलते हैं। अगला कार्बन कंपाउंड आता है एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र है CH3COOH। इसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह इसमें प्रेजेंट है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को हम क्या कहते हैं? सिरका। सिरका तो सभी बच्चे जानते हैं, घरों में उपयोग में लाया जाता है। सिरका का क्या उपयोग है? अचार के परिरक्षक के रूप में। ये अचार में डाला जाता है, परिरक्षक यानी कि अचार खराब ना हो लंबे समय तक, उसके लिए इसको डाला जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसीलिए शीत में यह जम जाता है। बच्चों सर्दियों में ये क्या होता है? जम जाता है। क्योंकि इसमें जमने का गुण है तो इसीलिए इसको ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। और यह एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल मतलब ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं। जब इसका आयनीकरण होता है तो इसमें जो H+ आयन बनते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसका पूर्ण आयनीकरण नहीं होता और ये विलयन में H+ आयन बहुत कम मात्रा में देता है, इसीलिए ये कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। अब आते हैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। सबसे पहले लेते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले जानेंगे एस्टर क्या है। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से बनते हैं। जो एस्टर का निर्माण होता है वो अम्ल और एल्कोहल की आपस में क्रिया से होता है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ये देखिए, ये एथेनोइक अम्ल है CH3COOH। ये जब एथनॉल से क्रिया करता है यानी कि CH3CH2OH के साथ क्रिया करता है और इसमें उत्प्रेरक कौन है? अम्ल। इसकी उपस्थिति में क्या होता है? एस्टर बनते हैं, यानी कि CH3COO। इसका जो H है इसको किसने हटा दिया? CH3CH2 ग्रुप ने हटा दिया, तो ये लग गया CH3COO CH2CH3, मतलब H हटा करके ये इतना ग्रुप इसमें जुड़ गया और ये H इस OH के साथ जुड़ करके क्या बनाया? इसने जल का निर्माण किया। तो ये क्या बन गया? ये एस्टर बन गया CH3COO और इसमें ये CH2CH3, ये पूरा क्या बन गया? एस्टर। एस्टर की गंध मृद होती है और इसका उपयोग बच्चों इत्र बनाने में किया जाता है। जो इत्र होती है खुशबू के लिए यूज करी जाती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। जब ये एस्टर NaOH से अभिक्रिया करके उन्हें एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। ये देखिए, ये एस्टर है CH3COO C2H5। जब ये NaOH से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? ये जो पीछे है ये C2H5 ग्रुप, ये इसके OH ग्रुप से जुड़ के बना लेगा C2H5OH और जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि CH3COO, इसमें Na जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3COO Na। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ये जो बना है ये लवण, इसको लवण भी कह सकते हैं। यस, इसमें साबुन का निर्माण होता है, इसीलिए इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन क्या है इसको आगे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब इसकी क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्षारक के साथ ये देखिए CH3COOH जब क्षारक यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो वही CH3COO Na, इसने भी ये लवण का निर्माण कराया और प्लस जल का निर्माण हुआ। तो ये थी एस्टर की क्षारक के साथ अभिक्रिया और एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसकी कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखते हैं। ये CH3COOH है एसिटिक अम्ल। जब ये कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ अभिक्रिया करता है
तो CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट बनता है, प्लस जल और प्लस CO2 गैस। इसी तरीके से जब ये बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तब भी सोडियम एसीटेट ही बनेगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होगा। सोडियम एसीटेट क्या है? ये एक लवण है। तो ये थी एसिटिक अम्ल की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं साबुन एवं अपमार्जक। ये बच्चों इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साबुन क्या होता है? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उसमें लंबी श्रृंखला वाले यानी ज्यादा कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनके सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। तो इसमें देखिए जैसे C17, H35, COONA, इसको हम सोडियम स्टीरेट कहते हैं, ये साबुन ही है। इसमें कार्बन कितने हैं? 17, यानी कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। तो ये लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके सोडियम लवण या पोटेशियम लवण यानी कि उनके जो H को विस्थापित करके सोडियम और पोटेशियम इस पे लग जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये साबुन कहलाता है। साबुन का आयनिक भाग जल से जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक अभिक्रिया करती हैं। बच्चों जो इसका जो आयनिक भाग होता है, आयनिक भाग यानी Na+, ये क्या करता है? ये जल से अभिक्रिया करता है, जबकि जो कार्बन श्रृंखला है ये किससे अभिक्रिया करेगी? ये तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। ये बच्चों मिसेली संरचना बना करके तेल या गंदगी को साफ करते हैं। ये मिसेली संरचना क्या होती है? आइए इसको समझते हैं। ये देखिए मिसेल क्या होता है? साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। ये देखिए हम इसकी और रचना देखते हैं। ये देखिए ये इसके अणु हैं, इसके ये दो सिरे हैं, एक ये जिसको जलरागी सिरा कहते हैं, ये जल में विलय है, और एक ये जिसको जल विरागी सिरा कहते हैं, ये जल में विलय नहीं है। तो ये साबुन का अणु है। ये इसका आयनिक भाग है Na+, ये देखिए ये इसका आयनिक भाग है, और ये जो पूंछ सी दिख रही है ये इसका हाइड्रोकार्बन भाग है। अब आगे देखते हैं इसको आगे। तो इसके दोनों सिरे जो थे ये विभिन्न गुणधर्म वाले थे, एक ये वाला सिरा था और एक ये वाला। एक जल में विलय, ये वाला सिरा जल में विलय है और इसको जलरागी कहते हैं, और तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी, और इसकी पूंछ है ये हाइड्रोकार्बन में विलय, इसको जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, क्योंकि आयनिक सिरा जल में घुलनशील है तो वो कहाँ होगा? जल के अंदर। जबकि जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है इसका दूसरा सिरा वो जल के बाहर होगा। और जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है जिससे इनका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। भाई वो जल में घुलनशील नहीं है तो जल के बाहर होगा, और ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छा सा बनने के कारण होता है। अणुओं का एक गुच्छा सा बन जाएगा जिसमें जो जल विरागी पूंछ है वो गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होगी। ये देखिए इस तरीके से ये गुच्छा सा ये बन जाता है। ये इसको अभी आगे और चित्र के माध्यम से और बताएंगे अच्छे से। ये देखिए ये जो पूंछ है ये इसके अंदर की तरफ होगी, और इसका जो आयनिक सिरा है वो गुच्छे की, और ये जो आयनिक सिरा है यानी कि ये गोल गोल वाला ये इसका आयनिक सिरा है, ये कहाँ होगा? ये गुच्छे के बाहर की साइड होगा। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ये पूरी जो संरचना है बच्चों यही तो हम बता रहे थे। इसके दो भाग थे, एक जलरागी सिरा और एक जल विरागी सिरा। तो ये क्या करते हैं? ये जो आयनिक भाग है ये बाहर की तरफ रहेगा, और ये इसकी जो पूंछ है हाइड्रोकार्बन की ये अंदर की तरफ रहेगी, और ये पूरा ये इस तरीके से ये गुच्छा बना लेंगे। और इस गुच्छे इसको हम रचना को क्या कहते हैं? इसको हम मिसेल कहते हैं। और ये बीच में यहाँ पर गंदगी होती है या तेल चिकनाई होती है, ये बीच में यहाँ पर इसको करके ये साफ करते हैं।
मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि जो तेलीय मैल जो होता है वो मिसेल के केंद्र में इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से तेलीय मैल है, ये इसके बीच में इकट्ठा हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलॉइड के रूप में बने रहते हैं, और ये कोलॉइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल को आसानी से हटाया जा सकता है, और ये मिसेल इस तरीके से तैरते हुए मैल को बीच में फंसा के आसानी से हटाते हैं। साबुन के जो मिसेल हैं ये प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, और इसी कारण ये साबुन का जो घोल है ये कैसा दिखाई देता है, ये बादल जैसा दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहा है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, और ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।